यस स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे नेमिंग रिएक्शंस की तरह। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोकार्बन सेक्शन को डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें नेक्स्ट आपको जो रिएक्शंस आने वाली है दैट इज दी कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, ये रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस से आपके काफी कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से बने हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप ये समझो, हमने जितनी भी अभी तक रिएक्शन डिस्कस करी है ना, वो सारी के सारी आपकी एल्केन्स को लेके हैं। ठीक है, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी, ठीक है, वो सारी सारी एल्केन्स के फॉर्मेशन को लेके हैं। ठीक है, अच्छा, तो कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें एक कोल्बी तो बच्चों साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, सेकंड जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों क्या होता है, एक बेसिक प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जहां बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जो डिस्कशन करते हैं, वहां बेसिकली टू टाइप्स की सेल होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा भी आप बोल सकते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रो का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है ना, और लिसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन, आपको अच्छे से पता है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सॉल्ट का ब्रेक डाउन होना इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलिसिस को मैं बहुत सिंपल, आपने पढ़ा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें H प्लस और कन्वर्ट होता है आपका। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक बीकर में प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और इस बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा। मेरी बात बच्चों समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो बीकर होते हैं, डिफरेंट बीकर, एक में एनोड एक में कैथोड। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। एनोड ऑलवेज नेगेटिव, कैथोड ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एनोड टू कैथोड, इसका उल्टा बच्चों आपकी करंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, यस, कन्वेंशन करंट हमेशा उल्टा फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, वहां पे बाहर एक सेल या बैटरी लगाई जाती है, एक्सटर्नल सोर्स होता है, और एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल सोर्स से आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी बच्चों क्या करेगी, वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मूव कराई जाएगी केमिकल एनर्जी की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आपको पता होगा घर में इन्वर्टर की चार्जिंग, इन्वर्टर चार्ज होता है घर में, तो बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से करंट आता है, और स्टोरेज कहाँ पे होता है बच्चों, बैटरी के अंदर स्टोरेज होता है। वो बेटर भी समझ में आता है। तो उस केस में क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में हो रही है बच्चों, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में यही तो होता है, बाहर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में हो जाए, और केमिकल एनर्जी में स्टोरेज हो जाए, और फिर जब अब बाहर का सोर्स कट हो जाएगा, तो हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे, तो ही केमिकल एनर्जी वापस से कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उसमें बच्चों बोलेंगे कि सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल में, तब बच्चों सेल वर्क करेगी किस तरीके से वर्क करेगी, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने क्या करा है, एक सोर्स लगा दिया इस तरीके से, है ना, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा दी मैंने। ठीक है, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव, आपने देख ये तो आपको पता होगा बेसिक। ठीक है, फिजिक्स के टर्म में डिस्कस किया था। अच्छा, अब बाहर से बच्चों जैसे मैंने इसको स्विच ऑन किया, तो क्या करेगा, यहाँ से जो पॉजिटिव प्लेट है उधर हम पॉजिटिव को डिफाइन कर सकते हैं, ये नेगेटिव। तो अब ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, उसमें जो एनोड होता है वो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड आपका नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा आपका रिडक्शन होता है। बस सिंबल चेंज होते हैं। एनोड जब इलेक्ट्रो, देखो मेरी बात सुनो, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, तो एनोड को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बच्चों मूव करते हैं, अपर साइड में, इलेक्ट्रोड के अपर साइड में। तो इलेक्ट्रोड के अपर साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव की है, नीचे पॉजिटिव डेंसिटी कैटाइंस की होगी,
तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बेसिक टर्म बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोल आपके इलेक्ट्रोलिसिस सेल में क्या होगा, एनोड बच्चों कैसा होता है पॉजिटिव, और कैथोड को हम नेगेटिव से, ऐसा क्यों करते हैं, रीजन बच्चों बहुत क्लियर है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा तो इधर ये राइट साइड होगी, तो इस पे तो बच्चों क्या होगा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन जो ऊपर की जो सेल लगी हुई है उसमें पॉजिटिव जो प्लेट है वो बच्चों के आपके एनोड की तरफ होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही एक बेसिक सा पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब ऊपर से जैसे मैंने इसको ऑन किया, ऑन करते ही बच्चों नीचे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपका डिसोसिएशन होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। क्लियर हो जा भाई, चलो यस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी यहाँ पे इधर आपका एक प्लेट है, ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रोड दे रखा है, ठीक है, ये बच्चों आपका यहाँ पे एनोड वाला सेक्शन है, ये वाला कैथोड वाला सेक्शन है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेके, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, इधर कनेक्ट होगी, ये इधर कनेक्ट होगी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने फिर कर रखा है वाटर मॉलिक्यूल्स या व्हाटएवर जो भी आपको यूज करना है, आप सॉल्ट यूज कर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम कोई सा भी यहाँ पे सॉल्ट यूज करेंगे तो वो इसका एक्वस मीडियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना बहुत जरूरी है। अगर एक्वस मीडियम नहीं होगा तो आयंस नहीं मिलेंगे, और आयंस नहीं मिलेंगे तो फिर रिएक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली है। तो क्या होगा, एक तरफ कैथोड ले लें, यहाँ पे एनोड, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी, तो अनडाउटली यहाँ से आपका सपोज वाटर मॉलिक्यूल था तो क्या कौन कौन से आयंस मिलेंगे, तो यहाँ तो H+ आयन मिलेगा और OH- आयन मिलेगा। तो हमेशा कैटाइन बच्चों कहाँ पे डिपोजिट होता है, कैथोड के ऊपर, तो H+ आयन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस के अंदर, तो H2 गैस इवॉल्व कहाँ पे होगी बच्चों, कैथोड प्लेट पे। कैथोड जो प्लेट है मतलब ये वाली प्लेट, इस प्लेट से बच्चों यहाँ से कैथोड जो H2 गैस है वो यहाँ से इवॉल्व होगी, ठीक है, H2 गैस यहाँ से निकलेगी। और एनोड बच्चों नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या है, OH- है, तो OH- जो होगा वो कन्वर्ट होता है बच्चों O2 गैस के अंदर। तो O2 गैस बोलो कहां से होगी बच्चों, एनोड की साइड से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो दिस इज ए बेसिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या सभी को समझ में आया, इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्लियर, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। चलो हम लोग बात करते हैं कोलबे भाई साहब की तरफ। तो कोलबे भाई साहब ने क्या कहा, देखते हैं बच्चों। व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, हमने बोला था बेटा सॉल्ट, सॉल्ट होना चाहिए, यस, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, is electrolyzed then form higher alkane, higher alkanes take place, higher alkane take place except methane, ठीक है, मीथेन यहाँ से फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी हायर केन में नहीं आएगी, ठीक है, और बताएंगे क्यों नहीं फॉर्म होगी। तो कॉल्ड एज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बेसिक सा पॉइंट है, यहाँ पे देख लो आप एक बार क्या है, व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स का मतलब बेटा ऑर्गेनिक गैस, ठीक है, एसिटिक एसिड के पार्ट हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, देन वहां से फॉर्म होगा हायर एल्केन्स। हायर एल्केन्स का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, चेन बढ़ने वाली है, सिंगल बॉन्डेड चेन बढ़ने वाली है, टेक प्लेस, ठीक है, और यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से। देखते हैं इसका आपका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलो तो देखो इसको मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना, और एक सिंपल सिंपल फॉर्म बताऊंगा, देन उसके बाद आपको यहाँ से इसकी जो इजी ट्रिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे
हम बच्चों क्या लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ, मैंने यहाँ से ले लिया है सोडियम एसिटेट, CH3 COO Na। मैं बोलता सोडियम पोटेशियम का फैटी एसिड होना चाहिए, यस। तो सोडियम आपका पॉजिटिव में होगा और ये आपका नेगेटिव में, ठीक है। और इसके साथ बच्चों हम फॉलो करते हैं वही एक्स का एक्वस सॉल्यूशन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। आपको पता है कि ये पार्ट आपको यहाँ पे सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 आपकी 2 मोल्स है ना, 2 मोल्स है तो सोडियम कितना होगा, +2 चार्ज के साथ होगा। उसी तरीके 2 OH माइनस भी चाहिए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हम एक्सटर्नल करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो कराएंगे, और फ्लो कराने से यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो आपको ये एल्केन मिलेगा, और प्लस बच्चों यहाँ से 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, और प्लस यहाँ से आपको मिलेगा एक तो NaOH सॉल्यूशन, और लिटिल बिट अमाउंट आपकी H2 गैस भी यहाँ से इवॉल्व होगी। तो ये सारे के सारे बनते हैं प्रोडक्ट, बस दिस वन इज मेजर बिकॉज ये एल्केन है। ये तो इसका बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ कुछ नहीं। अगर अगर आपको सीधा सॉल्व करना है विदाउट मैकेनिज्म, तो आप इसके जो 2 मोल्स हैं वो CH3, ये वाला CH3 बाहर निकालना। यहाँ से रेडिकल मैकेनिज्म होता है, एक CH3 इधर से एक CH3 इधर से, 2 मोल्स होते हैं, दोनों आपस में बच्चों एसोसिएट होते हैं और बनाते हैं इस एथेन का फॉर्मेशन, ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन। तो हायर एल्केन आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। देखते हैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं एट एनोड, पहले समझने की कोशिश करते हैं, यस। बिकॉज बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, तो कैथोड और एनोड पे तो रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। तो एनोड बेटा हमेशा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, चाहे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बस ये आपको समझने वाली बात, बिकॉज क्यों पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट होती है एनोड के साइड में, इसकी वजह से बेटा आपको ये पॉजिटिव में डिफाइन किया जाएगा, सिंबॉलिक टर्म है ये। तो मैंने बच्चों यहाँ पर लिया 2 मोल्स, बिल्कुल समझो, समझ में आ जाएगा बेटर भी बहुत इजी से, C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको आपको एक बात है मैं समझा दूं थोड़ा सा, कि बच्चों यहाँ पे आपका ये पार्ट क्या है, एनाइन है। अरे सोडियम एसिटेट लिया था ना, सोडियम एसिटेट में एसिटेट पार्ट बचा हुआ तो एनाइन है, तो एन मैंने बोला कि नेगेटिव पार्ट बच्चों कहाँ पे डिपोट, एनोड की साइड में होगा, मैंने पहले भी आपको बोला था। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट इसके क्लोज होगी ना, तो बेटर पे आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो एनोड पे डिपोजिट होगा, जो भी बाहर निकलना होगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, पहले इसके साथ पेयरिंग करेगा। इस जो ये इलेक्ट्रॉन आपका किसका है, ये जो नेगेटिव चार्ज है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम को। नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को, सोडियम छोड़ के गया था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके साथ कंबाइन करेगा, तो पेयरिंग हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा और बचा हुआ है, तो फिर यहाँ पे वो रेडिकल जनरेट करता है, बचा इलेक्ट्रॉन ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसका पेयरिंग करेगा नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव क्या है, सोडियम का है। तो बचा इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा, वो जाके वहां पे रेडिकल फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आपका फॉर्म हो जाता है बच्चों 2 मोल्स। ध्यान से समझने की बात देखना, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से हैं, वो सोडियम जो सोडियम प्लस में गया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम वहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 मोल्स यहाँ से आपका CH3, देन C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ से होगा O डॉट, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा रेडिकल वाला। अब क्या होगा, ये 2 मोल्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकती है। तो क्या होगा, यहाँ से बच्चों ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिग्मा का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मेरी बात समझो, तो ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो इसके बीच में C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ये वाला सेक्शन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मतलब इस तरीके से C डबल बॉन्ड O ऊपर था, एक डबल बॉन्ड O यहाँ बन जाएगा CO2, और बाकी यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मोल्स मिल जाएगा CH3 डॉट, ठीक है, 2 मोल्स CH3 डॉट, ये बन गया। पूरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से लॉसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया है, 2 मोल्स आपको मिथाइल रेडिकल है ना, ये आपको यहाँ से मिल गया है मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन। अब रेडिकल बेटा आपस में एसोसिएट करेंगे और आंसर बनाएंगे। और यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है कि 2 मोल्स का आपका ये 2 मोल्स है, तो मतलब 2 मोल CO2 आपकी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, और रेडिकल आपका यहाँ पे। अब क्या होगा, ये रेडिकल बचा आपके एनोड के साथ बच्चों क्या होगा, डिपोजिशन एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो 2 मोल्स है, तो 2 मोल CH3 डॉट है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अरे भाई ये रेडिकल दिख रहा है ना आपको, तो एक CH3 डॉट यहाँ पे, एक CH3 डॉट यहाँ पे, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करेंगे तो बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इसलिए यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, एथेन बन चुका है। कोई कंफ्यूजन इसमें, पहली स्टेप इज क्लियर, एनोड समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों हम लोग कैथोड, तो कैथोड पे गया होगा। तो कैथोड बेटा पता है कि कैथोड पे हमेशा आपका रिडक्शन प्रोसेस होने वाला है, और कैथोड पे रिडक्शन होगा तो इसका मतलब इसको हम नेगेटिव से करते हैं रिप्रेजेंट, ये भी आपको ध्यान देना है।
तो यहाँ पे बेटा क्या बचेगा, जो 2 मोल्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ बच्चों क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा, ठीक है, जो सोडियम रिलीज करेंगे, तो ये डिसोशिएट होगा 2OH माइनस के अंदर, और बच्चों यहाँ से H डॉट होगा, ठीक है, और ये 2H डॉट रिलीज होगा, ये फर्दर 2H डॉट जो होगा रेडिकल्स होगा हाइड्रोजन के, ये आपस में आपके कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद ये बच्चों बनाएंगे H2 गैस। बात समझ में आ रही है? H2 है, H2 डैश आपके H2 गैस आपकी बन जाएगी, 2OH माइनस यहाँ से है, सोडियम प्लस ऊपर से आपको दिख रहा था, वो दोनों कंबाइन हो गए, तो यहाँ से बनाएगा आपका NaOH 2 मोल्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस वैसे प्रोसेस हो चुका है, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस जब प्रोसेस होता है तो उसमें कैथोड पे डिपोजिशन किसका होता है, एनोड पे डिपोजिशन किसका होता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि कैथोड पे डिपोजिशन बच्चों किस चीज का हो रहा है, तो देखो यहाँ से H2 गैस बच्चों बाहर निकल लिया और NaOH आपका रिलीज हो रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं एनोड के साथ बात करूं तो यहाँ से क्या क्या बच्चों निकलेगा, एक तो आपका ये एल्केन रिलीज होगा और दूसरा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये क्वेश्चन आता है कि कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एनोड से बच्चों कौन सा आपका एनोड से कौन सा कंपाउंड आपका रिलेशन रखता है, या रिलीज होता है या डिपोजिट होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनोड पे आपकी जो एल्केन होगा हायर एल्केन वो हो जाएगा, और दूसरा आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस एनोड से, H2 गैस कैथोड से। समझ में आ गया? NaOH बन चुका है, वो फर्दर यूज कर सकते हैं। अब इसको और भी मैं एक तरीके से बताता हूँ, ध्यान, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, मैंने बोला था सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का फैटी एसिड, वो आपको ले लिया, इसने आपने यहाँ पे कराया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एल्काइल पार्ट है, दिस इज एल्काइल पार्ट, और ये एल्काइल पार्ट मान लो बच्चों उसके पास n नंबर्स हैं, n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बात समझना, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब जब यहाँ से आपका कंपाउंड फॉर्म होगा तो ये R फॉर्म होता है, ठीक है, प्लस आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों रिलीज होती है, प्लस आपकी H2 गैस भी रिलीज होती है। तो ये जो कंपाउंड बनता है इस n के कंपेरिजन में, तो यहाँ से क्या होगा, 2 ब्रैकेट n-1 कार्बन, आप समझ लो। यहाँ से मान के चलो यहाँ पे 1 कार्बन था, जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे CH3 डॉट लिया था, तो इससे फॉर्मेशन क्या हुआ था बच्चों, बताओ जरा, फॉर्मेशन क्या हुआ था यहाँ से। देखो जब हम n नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एसोसिएशन होगा, रिएक्शन होने पे यहाँ से आपका क्या होगा, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से आपके हायर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो n है ना, वो सिर्फ ये एल्काइल पार्ट नहीं होगा, बिकॉज नहीं तो फिर आपका यहाँ पे रिलेशन बेटर नहीं बैठेगा। इस पूरे कंपाउंड, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का जो फैटी एसिड है उसको मैंने n कार्बन माना है। n नंबर ऑफ कार्बन का मतलब ये भी कार्बन इंक्लूड होगा इसके साथ, तो लेकिन एक कार्बन तो कम हो जाता है, वो CO2 गैस रिलीज हो जाती है, तो एक कार्बन का, इसलिए मैंने n-1 लिखा है, अदरवाइज मैं 2n लिखता सिर्फ, इधर n, अगर एल्काइल पार्ट लेता ना R पार्ट, तो इधर n उधर 2n, मैं ऐसा बोल देता, ठीक है। तो बेटर भी है कि एक कार्बन कम, क्योंकि हमें पूरे के पूरे कंपाउंड को लेना पड़ेगा, इसलिए आपका ये बेटर रहेगा। तो एक कार्बन कम क्यों होगा, बिकॉज बच्चों यहाँ से CO2 के अंदर एक कार्बन चला जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 तो मल्टीप्लाई होगा, तो लेकिन अंदर n-1 होगा, ठीक है। जैसे n की वैल्यू मान लो एक कार्बन ये है और 2 इधर और मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट थे आपके टोटल, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 ब्रैकेट 3-1, आप सीधा भी निकाल सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 2 आपका 4, तो मतलब 4 कार्बन का यहाँ पे आपको एक एल्केन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ले सकते हैं, आसान है, समझ में आ गया। एल्केन कितने कार्बन का बनेगा, एक कम का बनेगा, और 2 का मल्टीप्लाई तो आपका रहेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा? अरे बच्चों कोई कंफ्यूजन है इसमें यहाँ तक? ठीक है, इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं एनोड पे। तो हमने एनोड को इस तरीके से आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी थोड़ा सा बहुत हम समझते हैं, मेडिकल भी फॉलो करते हैं। जैसे आपका था 2 मोल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O- सोडियम प्लस, ये था। इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उनके केस में आपको पता है यहाँ से रेडिकल कन्वर्ट होने वाला है, तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सोडियम यहाँ से रिलीज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, वो पेयरिंग करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, और वो रेडिकल वाला सेक्शन यहाँ पे जाएगा, तो ये पूरा सेक्शन आपका CO2 बन जाएगा सीधा, बताया था मैंने, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। प्लस आपका बनेगा यहाँ से क्या, CH3 वही प्रोसेस है, आप एज इट इज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और कैथोड बच्चों डिपोजिशन किसका होगा, वो आपको पता है, H2 गैस निकलेगी, बिकॉज वहां से क्या होगा भाई, कैथोड पे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा,
बी इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम में डिफाइन किया जाएगा, OH प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो जो H प्लस आपका कैटाइन है, तो कैटाइन बच्चों किधर मूव करेगा, बताओ जल्दी से, कैथोड की तरफ डिफाइन करेंगे। या आपका एनायन है, या आपका एनायन है, तो ये किधर डिफाइन किया जाएगा बच्चों, एनोड की तरफ डिफाइन किया जाएगा। तो H प्लस से बेटा क्या बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी। OH माइनस से क्या बनेगी, O2 गैस बना सकते हैं लिटिल बिट अमाउंट में, बट OH माइनस बेटर भी कनेक्ट होगा बच्चों सोडियम के साथ सीधा। तो यहाँ से फिर से आपको यहाँ से मिल जाएगा NaOH, ठीक है। तो ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट। पूरी बात समझ में आ रही है। तो मैं रिजल्ट बोलूं कि बेटा कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन्ड होती है एनोड के ऊपर, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर H2 गैस ऑब्टेन्ड होती है कैथोड के ऊपर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो पीएच की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो पीएच की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है। तो पीएच बच्चों क्या है, पीएच एक बेसिक आपका स्केल है, ये पीएच तो आपका स्केल है जिसमें रूम टेम्परेचर पे 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे जाओगे तो आपको एसिडिक मिलेगा, और ऊपर की तरफ जाओगे तो बेसिक आपको मिलेगा। तो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बच्चों होता है कि आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ से NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है रिजल्टेंट। तो NaOH बच्चों क्या करता है, NaOH तो आपको बेस है, अगर ये बेस है तो उस केस में पीएच की वैल्यू बच्चों क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। भाई NaOH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा OH माइनस है तो 7 से ऊपर आपको पीएच दिखाई देगा, तो पीएच की वैल्यू मोर देन 7 होगी, तो दैट्स व्हाई पीएच की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन? यहाँ से CH4 कभी नहीं बना सकते हैं, आपको पता है कि CH4 बनाने के लिए आपको एक कार्बन, तो हमें कम से कम क्या में फॉर्मूला क्या था, अगर n कार्बन लिए हैं तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन तो होगा n-1। n-1 क्यों, बिकॉज एक CO2 बाहर जाती है। तो बात समझ में, कार्बन तो बढ़ेंगे तो एक कार्बन वाले हम एल्केन को हम लोग नहीं फॉर्म कर सकते, ये भी इसका ड्रॉबैक है, इसको समझ रखना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी को? यस बच्चों, क्वेश्चन करें कुछ? चलो क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, आप लोग आंसर करना। क्वेश्चन है बच्चों, CH2 COOH फैटी एसिड है एंड COOH, ये जो एसिड है बच्चों दिस इज सक्सीनिक एसिड, और यहाँ पे रिएक्शन है बच्चों NaOH एंड फॉलोइंग दी वही कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा। और ये आपका है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। बिल्कुल क्वेश्चन इजी है यार, अभी जस्ट बता चुका हूँ। यहाँ पे N कार्बन है, बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो 2 ब्रैकेट N-1 इंटू C कार्बन वाला होगा एल्केन, ठीक है। बाकी CO2 गैस आप बाहर निकाल देना। तो बताओ बच्चों, सिंपल सा है। यहाँ से देखो ये वाला CO2 बाहर, यहाँ से ये CO2 बाहर, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, दोनों को ज्वाइन कर देना। एक तो बन गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सीधा आपका ये कंपाउंड बन गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस। दूसरा, दूसरा यहाँ से क्या बनेगा, ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से अटैच था, तो रेडिकल तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेडिकल को अगर अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड्स, बैलेंसिंग करेक्ट है, यस, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन। तो यहाँ से एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, एल्केन का तो होता ही है, लेकिन एल्कीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है जब कंपाउंड, जब एसिड कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है। अच्छा, इसमें एक कंपाउंड और देता हूँ, मान के चलो मैंने ऐसे दिया COOH, ध्यान दो बच्चों, इसमें पहले से आपकी एल्कीन वाला सेक्शन दिख रहा है, और यहाँ से कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस को फॉलो किया गया, तो क्या आंसर बनेगा, तो यहाँ बच्चों एल्काइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका एक तो ये CO2 गैस, एक ये CO2 गैस, यहाँ से रेडिकल, यहाँ से रेडिकल, तो ये कुछ आपको पता है इस तरीके से, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, दोनों कंबाइन करेंगे तो ये एल्काइन का फॉर्मेशन कर, तो एल्कीन भी बना सकता है, एल्काइन वगैरह भी बना सकता है। सभी को समझ में आ गया? करेक्ट। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस किसी को कोई डाउट है? अब बहुत से बच्चों ने पूछा नहीं है सर यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा होगा, रेडिकल मैकेनिज्म हुआ था कि सर यहाँ पे एनायनिक मैकेनिज्म होगा, कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ का जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। तो मेरा आंसर है बच्चों फ्री रेडिकल, आपने देखा भी है R डॉट, हर जगह फ्री रेडिकल बनना है, तो यहाँ का जो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया डिपोजिशन वगैरह किस तरीके से हो रहा है? चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है इस तरीके से, इस तरीके से ले सकते हैं। यस, यहाँ बच्चों लिया मैंने COO के,
है ना, पोटेशियम, पोटेशियम का मैंने एसिड वाला सेक्शन लिया, यहाँ भी ले लिया है COO, ठीक है, और इसके साथ यहाँ भी ले लिया है COO, और इधर भी है COO, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए अभी सभी से। देखो बच्चों, आसान है, क्या करना है अपन को, CO2 बाहर, यहाँ से ये CO2 बाहर, ये CO2 बाहर, ये CO2, रेडिकल बनाना है। तो एक रेडिकल यहाँ जनरेट, ये रेडिकल यहाँ जनरेट, ये रेडिकल यहाँ जनरेट, ये रेडिकल यहाँ, कॉमन सेंस सीधा सा है, अभी फॉलो किया था मैकेनिज्म, बस ज्वाइन कर देना है रेडिकल को रेडिकल के साथ, इसके साथ इसको ज्वाइन कर दो, इसके साथ इसको ज्वाइन कर दो तो क्या बनेगा, स्पाइरो कंपाउंड बनेगा। आप चेक कर लो, कुछ ऐसा बनेगा। देखो बच्चों, बना कि नहीं बना, स्पाइरो कंपाउंड। इसका इसका आयोपिक नेम क्या होगा, देख लो आप, डायरेक्ट बनना है, स्पाइरो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। समझ में आ गया सभी को, नाउ इट इज क्लियर। यस बच्चों, चलो यस बच्चों। अब बच्चों यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है तो उससे हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो इसकी दो रिएक्शंस बहुत पॉपुलर हैं, उसी पर हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, इट इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। जो रिएक्शंस आने वाली हैं दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इट इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, और इससे बच्चों कन्वर्ट करना है मेरे को एल्केन, मतलब C डबल बॉन्ड को फिनिश करना है मुझे, यहाँ CH2 क्रिएट करना है, ठीक है। C डबल बॉन्ड ये वाला सेक्शन इसको फिनिश करना है मुझे, यहाँ CH2 डेवलप करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको पता है कि यहाँ से आपके एल्केन वाली जो कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है। तो इसको कन्वर्ट करने, कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको कन्वर्ट करना है आपको एल्केन के अंदर। तो बच्चों इसकी दो रिएक्शंस बहुत पॉपुलर है, कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो फर्स्ट बच्चों इसकी रिएक्शंस होती है, इसको बोलते हैं यस, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, CLEMMENSON, क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस है। बिकॉज आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है बच्चों, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाएगा, आपको अच्छे से पता है कि सर क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं, डॉक्स को पढ़ते हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, को पता है कि C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, आपको अच्छे से पता है। और क्या बच्चों ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। तो बहुत अच्छे समझ में आता है कि जब removal of most electronegative atom is called reduction process, addition of most electronegative atom like oxygen, it is called oxidation process, very important। तो बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन तो बाहर जाएगा और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रोसेस रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। तो कॉमन थिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं, आंसर बनेगा। तो बच्चों साइंटिस्ट का नाम है क्लेमेंसन। तो यहाँ पे रिडक्शन क्यों हो रहा है, आपको दिख रहा है ऊपर से कि ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। और दूसरा बच्चों यहाँ पे आता है वोल्फ किश्नर, ठीक है, वोल्फ किश्नर, ठीक है, KISHNER, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये भी आपका रिडक्शन होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दो रिएक्शंस बहुत पॉपुलर हैं, क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर। यही दो रिएक्शंस ऐसी हैं जो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप के C डबल बॉन्ड O पार्ट को कन्वर्ट करती हैं CH2 के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। रिएजेंट बच्चों अलग अलग है ना। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं बच्चों, वो आपका क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। जिंक एमालगम, यस, जिंक एमालगम, एमालगम इज ए अलॉय, ठीक है। और किसकी अलॉय होती है, किसकी अलॉय, एमालगम मतलब मरकरी आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो जिंक के साथ बच्चों क्या होता है, मरकरी होता है। तो जिंक एंड मरकरी जिसको बोलते हैं जिंक एमालगम। ऐसे बच्चों होता है ना NaHG, सोडियम एमालगम बोलते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 है ना। हमेशा जितने भी अलॉयज हैं, सारे के सारे एलॉयज की बात करें तो किसी भी एलॉय के अंदर कितने भी एलिमेंट जुड़े हों, प्रेजेंट मैटर कितने भी मेटल्स जुड़े हों, सबका ऑक्सीडेशन बच्चों हमेशा क्या होता है, 0। दिस इज ए पार्ट ऑफ रिडॉक्स। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम लोग जिंक एमालगम यूज करते हैं, जिंक के साथ मरकरी यूज करते हैं, प्लस बच्चों फॉलो करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे अभी। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ बच्चों जिंक एमालगम फॉलो करते हैं, जिंक के साथ मरकरी। ये आता है क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर। आपको बेटर भी पता है
कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बच्चों बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं नेचुरली, तो वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो मेटल लेके रखे हैं जिंक के साथ, समझ में आ रहा पूरा कॉन्सेप्ट। सेकंड, वोल्फ किस्नर के अंदर बच्चों हम फॉलो करते हैं हाइड्रोजन, वेरी पॉपुलर, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजन फॉलो करेंगे, वेरी पॉपुलर, किसी को कंफ्यूजन नहीं। और हाइड्रोजन के साथ बच्चों हम फॉलो करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, या बल्कि बेस हम फॉलो कर सकते हैं, बल्कि बेस बहुत अच्छा है, ठीक है, ट्रसी ब्यूटॉक्साइड वगैरह हम फॉलो कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वोल्फ के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, जहां पे हम बल्कि बेस भी ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो एक बात तो रीजन ध्यान रख लो, फिर हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब बात लेते हैं यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं, जिससे मेरी क्वेश्चन में कोई गलती ना हो जाए, तो देखने की हम कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पे है, लिखता हूं मैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट containing एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिव्स लो प्रोडक्ट, ठीक है, लो प्रोडक्ट या लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट, ठीक है, लो प्रोडक्ट का मतलब है लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट, यील्ड, YIELD, ठीक है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट के प्रोडक्ट बच्चों यहां से करेंगे क्रिएट, ठीक है। पहली चीज, क्लेमेंसन रिडक्शन में आपका जो कीटोनिक सेक्शन है, या जो एल्डिहाइड वाला C डबल बॉन्डो है, वो बच्चों आपका रिड्यूस होकर बनाएगा क्या, CH2 बनाएगा। तो हायर मॉलिक्यूलर वेट से बच्चों क्या देखने को मिलता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोडक्ट यहाँ से देखने को मिलते हैं। पहली चीज ये, स्टेटमेंट वाइज कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स, इन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जिंक, ठीक है, जिंक इज ऑलवेज यूज्ड विद सेमी सॉलिड मरकरी, सेमी सॉलिड मरकरी के साथ ही बच्चों, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब वो सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। सेमी सॉलिड मरकरी के साथ ही बच्चों हम लोग जिंक का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, रीजन बच्चों बहुत क्लियर है, क्योंकि रिएक्टिविटी का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज जो सेमी सॉलिड आपकी जो मरकरी है, वो जिंक के साथ बच्चों बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करती है, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफी हाई होती है। तो यहाँ से हम कभी भी लिक्विड मरकरी फॉलो नहीं करेंगे, भाई मरकरी की बात करें तो लिक्विड स्टेट में होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं सेमी सॉलिड मरकरी। तो सेमी सॉलिड मरकरी के साथ बच्चों जिंक आसानी से रिएक्शन परफॉर्म करता है, रिएक्टिविटी हाई होती है, रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सेमी सॉलिड मरकरी का ही यूज करना, पूरी बात समझ में आ रही है, दोनों पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लोग यूज कर रहे थे, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज क्यों नहीं कर सकते हो, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लोग यूज क्यों करते हैं, यूज्ड इन दिस, हर किसी चीज का रीजन है, इन दिस रिएक्शन बिकॉज हायर concentration of H plus ion is required, मुझे हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए H प्लस आयन का। प्रोसेस अभी देखेंगे ना, मैकेनिज्म देखो, मैं हमेशा बोला है मैंने, कुछ रिएक्शंस बच्चों मैकेनिज्म में पूरा बताता हूँ और उसके साथ में पूरा डेप्थ में उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ रिएक्शन सीधी है, उनको उन पे मैकेनिज्म जाने की जरूरत है ही नहीं है, उनके बाद उनकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते को डेप्थ में समझाना पड़ता है, जिसपे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जिन चीजों पे उसको डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो H प्लस आयन बच्चों यहाँ पे हम बैटर क्यों कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं, डायल्यूट यूज को नहीं करते हैं, रीजन बच्चों समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए एसिटिक आयन का बहुत ज्यादा। फोर्थ पॉइंट, अगर बच्चों इफ एनी केस मैंने HCl की जगह बच्चों मैंने H2SO4 यूज कर दिया, तो कोई बताएगा मुझे आंसर में क्या चेंज होगा, भाई यहाँ भी तो H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, तो इसको यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने इसको यूज कर दिया तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज बेस्ट सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब बच्चों ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है।
तो बच्चों ये क्या करेगा, ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेगा, इसका बहुत अच्छा नेचर है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, फटाफट से वाटर को बाहर निकाल देगा, हमारा बाकी का प्रोडक्ट बच्चों नहीं बन पाएगा जो एल्केन CH2 मुझे चाहिए था सी डबल बॉन्ड से। तो इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज नहीं करते हैं। इसका बहुत अच्छा रोल है, ये बेटा बहुत ही अच्छे से डोमिनेट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में से वाटर बाहर निकाल सकता है। ठीक है, मेरी बात समझा ध्यान से। और जो ऊपर वाला एस्टल वाला रोल है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा बेटर भी, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे H2SO4 का हम लोग यूज नहीं करते हैं, बिकॉज H2SO4 ऑलवेज फेवर्स डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस फॉलो करने की वजह से हम लोग बिल्कुल भी H2SO4 का यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगर कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो एसिड से रिएक्शंस करते हैं, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप का प्रेजेंस होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप नॉट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। अगर एसिड सेंसिटिव बच्चों ग्रुप आ जाते हैं तो HCl भी तो रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज HCl तो आपका एसिड है। तो बच्चों अगर गिवन कंपाउंड में गिवन मेन रिएक्टेंट के अंदर जो एल्डिहाइड कीटोनिक वाला शख्स, अगर उसके पास बच्चों इफ एनी केस अगर आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप आ जाते हैं, तो उस केस में जो एसिड HCl होगा दैट फर्स्ट रिएक्ट विद दो सेंसिटिव ग्रुप, और जो सी डबल बॉन्ड दो ग्रुप है उसके साथ कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप का प्रेजेंस होना नहीं चाहिए, अगर आ जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ और बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत इजी था। देखो अब मैं आपको बताता हूँ एसिड सेंसिटिव ग्रुप हैं कौन कौन से। एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों बात करता हूं मैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। ध्यान दो, सपोज बेटा एल्काइन आ गया या एल्कीन आ गया, सपोज एल्काइन आ गया, ठीक है, ये एसिड सेंसिटिव होता है, इसके सामने HCl आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि HCl बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करता है एडिशन, ठीक है, तो होना चाहिए था रिडक्शन, रिडक्शन होना चाहिए ना सी डबल बॉन्डों का। लेकिन कीटोनिक और एल्डिहाइड के साथ अगर कहीं भी ऐसा ग्रुप लगा मिल गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला, तो उस केस में HCl करेगा एडिशन। वो वहां पे जो एल्डिहाइड से जो सी डबल बॉन्ड O से जो सी डबल बॉन्ड O से आपका CH2 बनाना चाहिए था वो तो नहीं बनाएगा, कुछ और ही बना लेगा, एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। इसलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, अगर बच्चों इफ एनी केस एल्कीन आ जाता है तो भी आपको पता है एल्कीन के साथ भी HCl बच्चों क्या परफॉर्म करता है, जल्दी से बताओ, एडिशन रिएक्शन, तो इसको भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों मैं बोलूं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नाइट्रो ग्रुप बच्चों आ जाता है तो दिस इज ऑल्सो एसिड सेंसिटिव, तो उसके सामने अगर आया HCl तो ये HCl बच्चों करेगा रिडक्शन प्रोसेस। क्या करेगा बेटा, रिडक्शन कराएगा किसका, NO2 का, और NO2 को बच्चों कन्वर्ट करेगा NH2 के अंदर, अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका भी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और बच्चों क्या, इमाइन वाला सेक्शन भी, जैसे मैं बात करूं कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड NH, समझने की कोशिश करो बच्चों, अगर ये वाला सेक्शन आ गया तो इसके साथ भी HCl रिएक्शन परफॉर्म कर लेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो एसिड सेंसिटिव। मैं उन एसिड सेंसिटिव की बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे सिलेबस के रिस्पेक्ट में। तो अगर बेटा यहाँ पे इमाइन के सामने आएगा तो इसको कन्वर्ट किस में करेगा बेटा, अमाइन के अंदर। तो CH के साथ ये तो 2, एक H लगा लेना यहाँ पे, और बाकी आपका यहाँ से NH2 ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी ग्रुप नहीं होना चाहिए। इफ इन केस बच्चों अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर कहीं लगा दिखाई देता है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के सामने अगर बच्चों HCl आएगा तो बताओ जल्दी से कैसे एक्ट करेगा। तो यहाँ बच्चों कराएगा आपका कौन सा प्रोसेस कराएगा बताओ। ऊपर वाले में क्या हुआ, रिडक्शन, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन, ऊपर एडिशन हुए, OH के साथ बेटा क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना चाहिए था वो उसमें कन्वर्ट नहीं करेगा। हमारा जो आंसर होगा वो बच्चों कुछ और ही बन जाएगा। अगर आपका ये कुछ ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मैंने 5 और 6 ग्रुप लिख दिए, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? चलो देखते हैं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे सीधा बन जाएगा। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, मैकेनिज्म लूंगा बेटा, आप मैकेनिज्म से पहले ही करके दिखा दो मुझे तो बहुत अच्छी बात होगी। सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है जिंक, एरो पे लिखा मिलेगा, जिंक के साथ बच्चों मरकरी, जिंक एमालगम, एंड प्रोसेस इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl, व्हाट इज द प्रोडक्ट। आप सीधा करोगे कि सर ये सी डबल बॉन्ड है, इसको CH2 में चेंज करना है, सिर्फ बाकी जो HT से वैसा बना के रखोगे। बताओ बच्चों,
बट सर ये भी तो दे रखा है हाइड्रोक्सी, तो HCl तो यहाँ भी यूज होगा, तो यहाँ पे करेगा सब्स्टिट्यूशन, OH को बाहर निकालेगा, Cl का एडिशन हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? तो इसको ये इसके साथ ये सब्स्टिट्यूशन कर देगा। पूरी बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन जो ऊपर C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप लगा दिख रहा है, इसको भी तो रिड्यूस करेगा, तो इसको कन्वर्ट किस में करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा CH2 के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये जो आपको दोनों चीजें दे रखी हैं, इफ इट इज इन एक्सिस, अगर मैं बोलता 1 मोल प्रेजेंट है, अगर 1 मोल HCl होता, बच्चों आपको बात समझ में आनी चाहिए कि C डबल बॉन्ड O सर फिनिश हो रहा है, यहाँ पे तो सर हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, तो वो जो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं? हाइड्रोजन 2 पे टपक थोड़ी ना रहे हैं बेटा, वो HCl से तो आ रहे हैं। अरे भाई HCl के पास H+ आयन है, वही वही तो बच्चों ऐड हो रहा है ना इस ऑक्सीजन के साथ। जब HCl का यूज यहाँ पे हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ऊपर तो यूज होगा ही नहीं ना। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको अगर यहाँ पे एक्सेस में दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और आपका यहाँ पे जिंक के साथ मरकरी, देन आपका दोनों जगह आंसर कन्वर्ट होगा। नीचे वाला OH कन्वर्ट किस हो जाएगा? आपके Cl के अंदर, और ऊपर वाला जो सेक्शन नीचे सब्स्टिट्यूशन होगा, ऊपर रिडक्शन होगा। ऊपर होगा रिडक्शन, नीचे होगा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आपका आंसर देखो बनेगा। देखो रिएक्शन समझो यार कितनी इजी है ना, आपको बेटर भी बहुत ही इजी समझ में आ रही होगी। यहाँ बच्चों मिलेगा Cl, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब बच्चे खोजते रहते हैं ऊपर कैसे हो गया, नीचे कैसे हो गया, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर आपका बन गया बहुत ही आराम से। अब थोड़ा मैकेनिज्म को समझ लेते हैं एक बार। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म इसका बेटा बहुत ही आसान है। क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में जिंक आएगा। जिंक बच्चों क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, Zn+2 में चला जाएगा और रिलीज करेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहानी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये कार्बोनाइल है, इसके साथ बच्चों आएगा आपका सबसे पहले H+ आयन फ्रॉम द एसिड। ठीक है, और ये H+ आयन बच्चों कहाँ अटैक, जल्दी से बताओ, जल्दी से। लोन पेयर, लोन पेयर पता है आपको, यहाँ पे अटैक कर दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं बच्चों, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से क्या बनेगा? ये बच्चा हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हो गया OH, और ऑक्सीजन के पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ से चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव क्यों ऑक्सीजन पे आया? बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया था, इसको बेटा H+ आयन। अब फिर क्या होगा भाई? ऑक्सीजन को स्टेबल होना है पॉजिटिव, तो यहाँ से पाई ऊपर शिफ्ट करेगा। जैसे पाई शिफ्ट करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा कार्बन, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। चेक कर लो। अब पॉजिटिव चार्ज बच्चों आ गया कार्बन के ऊपर। अब क्या होना है नेक्स्ट स्टेप में? बताओ जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए बच्चों? जैसे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब बेटा एंटर करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक से रिलीज हुए थे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो एक ही दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो एक ही दिख रहा है। उसको स्टेबल कर देगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, भाई पॉजिटिव चार्ज तो प्लस बनी है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बच्चों यहाँ पे क्या करेगा? वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंसी शो करता है। तो फिर क्या होगा? यहाँ से कार्बन के साथ ये आपका यहाँ से OS दिख ही रहा है, और इधर आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब बच्चों एंटर करेगा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट पॉपुलर है बेटा कौन सा? वाटर मॉलिक्यूल्स, वही सॉल्वेंट हम यूज करते हैं हर जगह। ठीक है ना, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बच्चों क्या करेगा बताओ जल्दी से? H+ आयन छोड़ेगा, वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा H+ आयन। तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट? ये बन गया बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है, आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये बन गया प्रोडक्ट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा क्या होगा? फिर से एसिड से आएगा H+ आयन, वो कहाँ अटैक करेगा? अभी भी इसके पास लोन पेयर्स हैं, वो जाके यहाँ पे फिर से अटैक कर देगा। पूरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से बच्चों क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। पूरी बात क्लियर? ये सिग्मा यहाँ चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स गया बाहर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों जैसे बाहर जाएगा, तो जाने के बाद क्या बचेगा? इसको जरा ऊपर समझते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर जाएगा, तो कार्बन के पास क्या मिलेगा? CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बाकी ये पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब बच्चों फिर से एंटर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेंगे तो ये कन्वर्ट बेटा किस में करेगा? CH- के अंदर। आप देख लो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब CH- बच्चों जैसे बना, तो फिर आपको पता है कि सॉल्वेंट आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वहां से निकलेगा H+ आयन, वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो क्या बन गया? बन गया ना CH2। यस, यही तो चाहिए था मुझे। बताओ, अरे आंसर समझ में आया क्या? बताओ जल्दी से, अरे समझ में आया? क्या था मैकेनिज्म में? कुछ भी नहीं था। बहुत सही। यस बच्चों, अब लेते हैं बच्चों हम लोग हेडिंग बॉल फिशनर। सेकेंड प्रोसेस था आपका बॉल फिशनर।
देखो भैया 2 रिएक्शंस हो गई हैं, मजे मजे में तीसरी रिएक्शंस आ गई है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शंस वो इंपॉर्टेंट थी, पूरा मैकेनिज्म बताया बिल्कुल। अब देखो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन की बात करते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला बच्चों की पॉइंट्स है हायर मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन्स गिव्स गुड प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट। पहली चीज ये, तो हायर बेटा हायर मॉलिक्यूलर वेट से अगर कन्वर्ट करना है लोअर मॉलिक्यूलर वेट की कंपाउंड के अंदर, तो ये रिएक्शन कैटेगरी आती है वॉल्फ किश्नर। पहली चीज ये। दूसरी, वहां पे बच्चों हम लोगों ने एसिड यूज किया था, यहाँ पे हम लोग बेस यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बेस यूज करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे वहां पे एसिड के एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए थे, तो फिर यहाँ पे क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए एल्डिहाइड कीटोन के साथ। मतलब हम लिख सकते हैं बेस सेंसिटिव जो ग्रुप हैं वो बिल्कुल भी बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ जनरली नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उस केस में आपका जो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, जो आपका सॉल्वेंट है वो एक्सेस होना चाहिए, तो दोनों के साथ काम करेगा। अदरवाइज बनमूल हो गया तो फिर आपका जो सी डबल बॉन्ड वाला पार्ट है वो CH2 में कन्वर्ट नहीं होगा, नीचे वाले रिएक्शंस हो जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा या एडिशन हो जाएगा या फिर नीचे वाला रिडक्शन हो जाएगा, ऊपर का रिडक्शन नहीं होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर दोनों पॉइंट। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों थर्ड पॉइंट आता है। ठीक है, इफ NR3+, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ग्रुप है, ध्यान दो यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में गिवन रिएक्शन के ऊपर NR3+ एक कंपाउंड अगर आपको एक ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप क्या करता है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो इट विल गिव इलिमिनेशन रिएक्शन, एली। ठीक है, एली अब्राहम बताया ना, जैसे एक मॉडल है। ठीक है, विल गिव इलिमिनेशन रिएक्शन, वो बच्चों यहाँ से इलिमिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर ये NR3+ अगर बच्चों दिख जाता है तो आपको पता है कि ये बहुत ही जबरदस्त बच्चों क्या है, अच्छा खासा लीविंग ग्रुप है, आपको दिख रहा है बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से लेगा ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके ये बाहर चला जाएगा, तो इलिमिनेशन को ही सपोर्ट करेगा। अगर ये ग्रुप कहीं दिख जाता है तो अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है, फोर्थ पॉइंट की बात करें, ध्यान दो। इफ हैलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ हैलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, ये सारी पॉसिबिलिटीज की कहानी है पूरी। इफ हैलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, देखो क्या है, बहुत बड़ी क्या होता है, करा दो। चलो, तो यहां से हम बात कर रहे हैं कि इफ हैलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर बच्चों हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो जल्दी से बताओ क्या होगा। यस, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होगा, बिल्कुल सही, करेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी फीजिबल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, इफ एनी केस हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो फिर क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा देन क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। डिहाइड्रेशन, रिमूवल तो होगा ना OH का, तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो OH ग्रुप है उसकी प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कहाँ पे, बीटा पोजीशन पे। अरे एलिमिनेशन याद है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, बट बीटा पे आपका होना चाहिए हाइड्रोक्सी, तो ही आपका यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। अगर हेलोजन ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, इसके पहले था NR3+ वाला ग्रुप होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। हालांकि एलिमिनेशन का पार्ट डिहाइड्रेशन भी होता है, आपको पता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं इसके थोड़े से रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ। तो यहाँ बच्चों प्रेजेंट है आपका C डबल बॉन्ड O, इसके साथ बच्चों मैंने रिएजेंट फॉलो किए हैं, हाइड्राजीन वगैरह, और रिएजेंट फॉलो करने से यहाँ से आपका बन गया है CH। ठीक, चलो इसके भी दो केसेस हैं यहाँ पे, समझना ध्यान से। ये क्लेमेंसन रिडक्शन के ना, यहाँ पे आपके जो बॉल्फ क्वेश्चन के आपके दो सेक्शन। पहला सेक्शन क्या है, जब सिंपल यहाँ पे हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन, टेम्परेचर जो होता है बेटा वो होता है समथिंग आपका 50 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, रूम टेम्परेचर से हाई। हाइड्रोजन के साथ बच्चों टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेल्सियस। और बेस की बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस KOH यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर सकते हैं, और साथ में बच्चों होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट आपका होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो आपका रिडक्शन नहीं हो सकता, ये भी इंपॉर्टेंट तो है ना। ठीक है, H+आयन भी तो आएगा, सॉल्वेंट से आता है H+आयन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस हुआ। ठीक है, अच्छा सेकंड प्रोसेस एक और होता है, जहां पे हम लोग हाइड्रोजन तो यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ हम लोग एक अदर बेस यूज करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर अगर बच्चों रखना है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, अगर 50 करना है तो इन सब का यूज कर लो, 25 पे करना है तो हमें बल्कि बेस लेना पड़ेगा। बल्कि बेस में मतलब जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड, कुछ इस तरीके से C2H5O- ये ले लो, या फिर आप ले लो C2H5O- सोडियम प्लस, ये वाला आप ले सकते हो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि बेस है। या फिर आप बल्कि बेस कोई ले लो, जैसे आप ले सकते हो यहाँ पे टर्शियरी बुटोक्साइड वाला सेक्शन ले सकते हो, CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका पोटेशियम। ठीक है, इस तरीके से भी आप बेस ले सकते हो, बल्कि बेस ले सकते हो। और इसके साथ जो हम सॉल्वेंट बच्चों फॉलो करते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट फॉलो करते हैं बच्चों, आपके जो नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर सॉल्वेंट तो है बट एरोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे DMSO वगैरह। ठीक है, DMSO यूज कर लो आप सॉल्वेंट में, या फिर आप यहाँ पे एसीटोन यूज कर सकते हो। ठीक है, एसीटोन यूज कर सकते हो। तो ये दो तरीके से रिएक्शन यहाँ पे आपकी प्रोसीड होती है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से मेरे आप बिल्कुल टिक करके आओगे, यही आंसर होगा। तो चलो बच्चों, बात करते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म सेक्शन। मैकेनिज्म सेक्शन में क्या है, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, इसके सामने दे रखा है यहाँ से हाइड्रोजन NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन से बच्चों क्या निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये बाहर चला जाएगा आपका यहाँ से क्या, वाटर मॉलिक्यूल। समझ लो ध्यान से, क्या बच्चों बाहर चला गया वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत आसान है। और क्या बने, कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बचेगा नाइट्रोजन, उसको यहाँ पे जोड़ दो सीधा नाइट्रोजन, और क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका NH2। देख लो, ये बचेगा एक लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होगा, नहीं बेटा हमने बेस यूज किया था, तो बेस की कहानी यहाँ से इंट्रोड्यूस होगी। तो बेस बच्चों यहाँ पे आएगा OH- आया, OH- बेटा किसको निकालेगा, H हाइड्रोजन को। तो H हाइड्रोजन आपका यहीं पे दिख रहे हैं, तो इसमें से एक H को लेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो ये चला गया वाटर मॉलिक्यूल्स की फेज में, ओनली 1 H+ बाहर जाएगा, ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। और बच्चों क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, और सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे NH मिलेगा। देख लो, नेगेटिव चार्ज के साथ, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे। बिल्कुल सही, इट इज करेक्ट। अब बच्चों रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने से एन और एन बॉन्ड तो बनना चाहेगा, तो लोन पेयर बच्चों देखो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन यहाँ पे आपका लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पहले मेरी बात समझ लो। जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कौन करेगा पार्टिसिपेट, ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज किसका, हाइड्रोजन का। तो नेगेटिव बच्चों जब यहाँ से यहाँ मूव कर दो, पाई मूव कर जाएगा, ये पूरी बात समझो, नेगेटिव मूव करेगा यहाँ से यहाँ, तो ये पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, तो नेगेटिव यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा नेक्स्ट स्पीसीज कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये आपका NH। अभी देख लो पूरा समझ में आ रहा है, लोन पे अभी भी एच वैसा है। अब कार्बन पे जैसे नेगेटिव आया तो बच्चों बारी किसकी आएगी, सॉल्वेंट की। ठीक है, आप सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, अब सॉल्वेंट अगर यूज करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, जल्दी से बताओ मुझे आंसर, सॉल्वेंट यूज करने से क्या होगा बताओ। पहले वाले केस में हम वाटर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, और वही उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। पहले वाला केस 50 डिग्री सेल्सियस वाला है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं, H+ आयन आएगा वो यहाँ पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका नाइट्रोजन लोन पेयर, और डबल बॉन्ड, और आपका NH, ये स्पीसीज बन गई। फिर से कहानी क्या होगी, फिर से बेस आएगा, और फिर से बेस आएगा तो निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, तो यहाँ से H को बाहर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों बनेगा कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये होगा आपका यहाँ से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज। ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, चेक कर लो, पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर। अब यहाँ से क्या बनना है, N2 गैस बनना है कि नहीं बनना है, ध्यान से देखो, क्या N2 गैस बन सकता है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल N2 गैस बन सकती है, और कैसे बनेगी, अभी ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए ना,
तो ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ मूव करेगा और ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चलाएगा, तो ये पूरा सेक्शन यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा N2 गैस के अंदर। तो N2 गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी और क्या बचेगा, बताओ जल्दी से बच्चों, और क्या बचेगा? यस, N2 गैस तो बाहर चली गई ना। क्या इसकी जरूरत है? आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा में से ये जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन है ना, वो गया है इधर से इधर, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। कार्बन का तो इसी के पास डिफाइन किया जाएगा। अरे पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? तो ये तो N2 बन जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपका? बाकी दूसरा सेक्शन बचेगा आपका कितना, CH दो यहाँ पे, एक मतलब यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन आपका जैसे इधर मूव करेगा तो ये आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आपका होगा CH माइनस, और CH माइनस और N2 गैस ली CH माइनस के साथ फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, H प्लस अटैक करेगा तो सीधा आपका बन जाएगा यहाँ से CH माइनस से CH2 आपका बन जाएगा, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो ये पूरा का पूरा आपका मैकेनिज्म होगा। प्रोसेस कंटिन्यूअस है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड हुई हैं पूरी। चलो अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे लगा लिया मैंने OH, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड O, इसके साथ मैंने फॉलो किया है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन, नाउ दिस इज बेस NaOH। सॉल्व करो क्या आंसर बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे डबल बॉन्ड O NCH3, यहाँ प्रेजेंट है बच्चों Nr3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सेम रिएजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड बेस। फर्स्ट में क्या आंसर बनेगा? टू इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, फर्स्ट वाले का है ना, 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, इसका 1 मोल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अल्फा कौन सा होगा बच्चों? ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, इफ इट इज फंक्शनल ग्रुप दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। एलिमिनेशन हो सकता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, बट यहाँ पे इसने 1 मोल दे रखा है, ठीक है, 1 मोल इसने दे के रखा है। अगर एक्सेस में दिया होता तो सब कुछ काम फिनिश हो जाता, ठीक है भाई। NaOH है तो ये OH माइनस का बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है OH माइनस का बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है, नहीं वो भी तो बेसिक पॉइंट को डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ये एक्सेस में होगा, अभी सिंपल 1 मोल का आंसर तो बता दे, हेक्सोनल आपके यहाँ पे हेक्सोनल का आंसर, अगर ये एक्सेस में होगा तो फिर आंसर क्या बनेगा? तो आंसर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा OH अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है ये भी CH2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा ये वाला। देख लो, 1 मोल होगा तो OH बना रहेगा, अदरवाइज हमारा आंसर ये जाएगा एक्सिस में। भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेम रिएजेंट है तो आपको यहाँ से क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन, ये पूरा सेक्शन बाहर चला जाएगा, वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके ये CH2 बन जाएगा, तो बस सीधा आंसर बना सकते हैं यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट। देख लो, इफ इट इज एन एक्सिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी को? सभी बच्चों क्लियर हो गया दोनों रिएक्शंस? देखो, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चों यहाँ से लेबोरेटरी मेथड भी होता है इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में कि एल्केन को बनाने का लेबोरेटरी मेथड क्या है। तो बच्चों जितने भी आपके कार्बाइड होते हैं, कार्बाइड ये पढ़ाया मैंने आपकी नीट PCMB बैच के बच्चों को इनऑर्गेनिक में, जो भी कार्बाइड हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 फिश पे गए, एक बच्चों आपका एल्यूमिनियम का Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो इसके हाइड्रोलिसिस के लिए बेटा आपको 12 मोल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आता है 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज करता है 3 मोल ऑफ CH4 मीथेन, ठीक है। और एक और आता है बेटा बेरियम का कार्बाइड Be2C, इसके साथ अगर हम 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये बनाता है 2 मोल ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चों फॉर्म करता है 1 मोल ऑफ मीथेन। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना तो आपको जरूर मिलेगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरियम कार्बाइड, ये बेटा आपके सीधे मीथेन गैस का यहाँ से फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। कोई कंफ्यूजन किसी को?
यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? यस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दो रिएक्शन थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, वे डिस्कस करेंगे कौन कौन से आपके रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग। जैसे मैंने फॉलो किया बच्चों एल्केन, तो इस एल्केन के साथ अगर आपके एरो पे दे रखा है रेड फॉस्फोरस, रेड हॉट फॉस्फोरस नहीं कॉपर लेते हैं, रेड कॉपर लिया, रेड हॉट कॉपर है या फिर आपका आयरन है, रेड हॉट कॉपर या फिर आपका आयरन है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर एंड यहाँ पे हाई प्रेशर फॉलो करते हैं। दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पे हम MO2O3 फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मॉलिब्डेनम का, इससे भी आंसर आपका बन जाता है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक मैंने KMnO4 वगैरह यूज कर दिया है, ठीक है, या K2Cr2 वगैरह यूज कर दिया है, तो फिर आपका सीधा का सीधा आंसर जो एल्केन वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एसिड के अंदर, COOH एसिड बनाएगा। MO2O3 इस पे क्वेश्चन आए, मैंने स्टार कर दिया है। इस रिएजेंट से अगर एल्केन दे रखा है तो बच्चों एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है ये MO2O3, ठीक है, आपका एल्डिहाइड बनाएगा, यहाँ से एसिड बनाएगा, ठीक है, ऊपर से एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर कॉपर के साथ अगर ये भी आपके ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं, ये दोनों के दोनों बच्चों ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ से बनाता है आपका एल्केन से क्या, एल्कोहल बनाता है। तो R के साथ क्या होगा CH2 और एक आपका OH। इनके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो कैटलिस्ट है उनके नेचर को समझना जरूरी है, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो रेड कॉपर, जल्दी का देखते हैं बच्चों की सर कॉपर है तो यहाँ पे रिडक्शन करा दो, कॉपर तो रिडक्शन करा दो, ऐसा नहीं है ना, मेटल मेटल दे रखा है तो रिडक्शन करा दो, नहीं, रेड हॉट कॉपर या आयरन दे रखा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो उस केस बेटा ये ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। तो एल्केन का ऑक्सीडेशन बेटा क्या बनेगा, एल्कोहल। इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल कब बनाना है तो आपको कौन से रिजेंट यूज करना है, मैं लिस्ट भेजूंगा बाद में। एल्डिहाइड बनाना है तो आपको कौन सा रिजेंट यूज करना है, अगर एसिड बनाना है तो फिर कौन सा रिजेंट यूज करना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैंने एल्कलाइन KMnO4 यूज किया है, एल्कलाइन KMnO4 अगर यूज किया है, जैसे टर्सरी के साथ CH3 CH3 एंड हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनता है, अगर यहाँ पे आपने फॉलो किया है एल्केन KMnO4, अगर आपने हम मीडियम फॉलो किया है, कैटलिस्ट फॉलो किया है, तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ से बच्चों बनता है एल्कोहल। ऐसा नहीं कि आप एसिड बना के आ जाना सीधा, किस तरह एसिड बना के आ जाऊंगा, नहीं, यहाँ से आपको सिर्फ मिलता है एल्कोहल, CH3 एन आपका OH, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है एल्कोहल। लेकिन इसके पहले वाला सेक्शन क्या था, वहां से एसिड बन रहा था, यहाँ से आपको एल्कोहल देखने को मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर? यस बच्चों, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, इसके बाद इसका बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब समझना, यहाँ से जब बच्चों हम लोग ये कुछ सेक्शन देख चुके हैं, अब इसमें एक आता है कुछ कैटलिस्ट, जैसे आपका लिंडल कैटलिस्ट है और रोजरमोंड्स कैटलिस्ट है ना, P2 कैटलिस्ट है, PZ कैटलिस्ट है, वो सब आते हैं, तो उन पर थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन के साथ। अगर एल्काइन का हाइड्रोजनेशन, बेटा एल्काइन का मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद द एल्काइन, तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ कंट्रोल्ड आपके कैटलिस्ट है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सिस हाइड्रोजनेशन पे। सिस हाइड्रोजनेशन मतलब क्या, आपको समझ में आएगा कि सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन कैसे बनेगा एल्काइन से, तो कौन से कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल है ना, उस पर हम बात करेंगे, ध्यान दो बच्चों। तो फर्स्ट हम पे एल्काइन ले रहा हूँ, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R डैश, इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है हाइड्रोजन H2, इसके साथ आपका पैलिडियम है, एंड पॉइजन यहाँ पे आता है CaCO3, और बच्चों यहाँ पे होती है हीट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, H2 पैलिडियम एंड आपका CaCO3 विल वर्क एज ए पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ऐसा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन हो गया, यहाँ पे बहुत बार हम लोग यहाँ पे ऐसे फॉलो कर सकते हैं, बेरियम सल्फेट भी फॉलो करते हैं। ध्यान दो, ये ऊपर वाला अगर मैंने फॉलो किया है, पैलेडियम अगर मैंने यूज किया है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो उसको बोलते हैं लिंडलर, LIND,
LAR लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, पैलेडियम के साथ CaCO3। और अगर मैं यहाँ पे बेरियम सल्फेट यूज करता हूँ H2 के साथ पैलेडियम, और फिर फॉलो करूं आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट अगर मैं फॉलो कर देता हूं तो बेटा इस कैटलिस्ट का नाम हो जाता है आपका रोजेनमॉन्स, ठीक है, ROSENMUND, रोजेनमॉन्स रिएक्शन, रोजेनमॉन्स कैटलिस्ट के नाम से इसे कॉल किया जाएगा। आंसर दोनों से क्या बनेंगे, सेम आंसर बनेंगे। और आंसर देख लो बच्चों, आपको सिस मिलेगा, सिस एल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे R- होगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो सिस एल्कीन आपको देखने को मिलेगा सेम साइड में। बात मेरी समझ में आ रही है? रिएजेंट के नेचर को समझना पड़ेगा, ठीक है। पैलेडियम के साथ अगर मैंने CaCO3 फॉलो किया है तो उसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। H2 पैलेडियम अगर मैंने BSO4 पॉइजन यूज किया तो उसको बोलते हैं रोजेनमॉन्स, ठीक है। और ये जो बेटा CaCO3 है, BSO4 है, ये जो पॉइजन की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो पॉइजन बच्चों क्या करता है, रिएक्शन को रिटार्ड करता है, रेट को, तो एल्काइन से सीधा सीधा एल्केन नहीं बनाएगा। तो जैसे एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनते ही CaCO3 या BSO4 इसके आसपास क्लाउड जनरेट करता है, जिसकी वजह से फर्दर पैलेडियम एक्टिवेट नहीं होता है इस एल्कीन के आपके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से रिड्यूस नहीं होता हो पाता है, बिकॉज CaCO3 और BSO4 एक क्लाउड जनरेट करता है इस एल्कीन जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तरफ, इस इलेक्ट्रॉन्स की साइड में, जिसकी वजह से फर्दर आपका रिड्यूस नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आपको मिलता है सिस एल्कीन। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं बच्चों? समझ में आ गया यहाँ तक? यस। आप सिंपल प्लेटिनम यूज कर सकते हो, सिंपल आप पैलेडियम यूज कर सकते हो, निकल यूज कर सकते हो, बट लिमिटेड सप्लाई के साथ, तो भी सिस एल्कीन मिल जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा नहीं। एक होता है पीजेड कैटलिस्ट, तो पीजेड कैटलिस्ट में क्या होता है, निकल आपका बोराइड इस तरीके से है Ni2B, और यहाँ फॉलो करते हैं हम लोग H2 और हीट। ये भी सिस एल्कीन का ही फॉर्मेशन करता है, ये भी करता है सिस एल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? पॉइजन के कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन को डिक्रीज ही करेंगे, ठीक। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शंस बच्चों कहाँ पे होंगी, प्लेटिनम और पैलेडियम के सरफेस के ऊपर ही होने वाली हैं, ठीक है। इसमें पहले क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। जब एल्काइन आएगा, हाँ जब एल्काइन आएगा तो पहले एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा, भाई एल्काइन प्लेटिनम के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होंगे, एडजॉर्ब ADSOR एडजॉर्प्शन होगा। फिर बाद उसके बाद बच्चों डिजॉर्प्शन होता है, और डिजॉर्प्शन वाले केस से एल्काइन से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो डिजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों सिस को लेके। इसके बाद बात करते हैं ट्रांस हाइड्रोजनेशन पे। तो ट्रांस हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन। तो कौन सी कैटलिस्ट है वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक बच्चों होता है वर्च रिडक्शन, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे है R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R-, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेटा होना चाहिए नॉन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन यहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर आपको ट्रांस बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पूरी बात समझ में आ रही है, नॉन टर्मिनल एल्काइन आपके होने चाहिए। तो पहला बच्चों आता है वर्च रिडक्शन, VIRCH, वर्च रिडक्शन। ये सारे के सारे बच्चों आपका रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। वर्च रिडक्शन कैटलिस्ट क्या होते हैं, सोडियम के साथ बच्चों फॉलो करते हैं हम लोग लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ हम लोग सोडियम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम फॉलो कर सकते हैं लिथियम, ठीक है। लिथियम के साथ अगर आप लिक्विड अमोनिया फॉलो करो तो भी आपको वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे लिखा है NaNH2 लिखा है तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, सोडामाइड इस तरीके से NaNH2, सब जगह सबका मतलब एक ही है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, आप सीधा आंसर बना सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R-, यहाँ पे R, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। इसके मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज आपको अगर आती हैं तो बिल्कुल आंसर आप विद इन सेकंड टिक करके आ सकते हो। तो यहाँ से आपको मिलता है ट्रांस, ऊपर वालों से क्या मिल रहा था, सिस आपको मिल रहा था। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी बच्चे को? यस। इसके बाद इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर उसको देखना तो आप देख सकते हो। सबसे पहले सोडियम या फिर लिथियम वगैरह क्या होंगे, आयनाइज होंगे, Na+ में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। यहाँ से आपको मिलेगा एल्काइन R कार्बन, है ना, और यहाँ पे आपका R- होगा। यहाँ से बच्चों आएगा ऊपर वाला ये 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करेगा जो आपको एल्काइन सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये R है, ये R- है, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं भाई, R1 नॉट इक्वल टू R2 है, R- है, ठीक है। तो जहां पे एल्काइल पार्ट मैक्सिमम होगा प्लस ही डोमिनेट करेगा, और प्लस ही डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर से पुश करेगा, तो कहीं ना कहीं मान के चलो यहाँ पे आपका
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा किसकी, हम मान लेते हैं सपोज आर आपका विगर है एज कम्पेयर टू आर डैश, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर होगा और ये प्लस से आपका मैक्सिमम डोमिनेट करेगा ना, तो यहाँ पे ये पाई कुछ इधर जाते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज इधर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या होता है, जब ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और इसके बाद जो यहाँ से जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, आर के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो और ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा आया वो यहाँ पे डिफाइन होगा, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका आर डैश, अब फॉलो करेगा इसके बाद आपका लिक्विड अमोनिया, ठीक है। लिक्विड अमोनिया जब फॉलो करेगा तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा किस तरीके से, ये रिलीज करेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो ये फिर आप NaNH2 को भी देख सकते हो, ठीक है, यस। तो फिर यहाँ से आपका ये क्या बनेगा, क्या आपका यहाँ से बन जाएगा आर देन कार्बन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन एंड आपका ये आर डैश, इधर ही अटैक करेगा। अब फिर नीचे का जो वहां पे रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए नीचे की साइड शिफ्ट रहेगा, फिर से आपका लिक्विड अमोनिया आएगा, लिक्विड अमोनिया वो NaNH2 आपका रिलीज किया जाएगा, NaNH2 फिर वहां से आपका एक हाइड्रोजन और आएगा, वो हाइड्रोजन अटैक करेगा इस पोजीशन पे। तो अपोजिट साइड में आपको लगभग देखने को मिलते हैं, बट इसका मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म अगर आपको नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, सभी समझ में आ रहा है। और फर्दर अगर आप देखते हो ट्रांस जो एल्कीन बन चुका, क्या उसका रिडक्शन फिर से होगा, नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो स्टेबल है, तो उसको हम फिर से रिडक्शन नहीं करा सकते हैं। और हाइड्रोजनेशन जो हम करते हैं टर्मिनल एल्काइन का, अगर आपका मैंने बोला था ये नॉन टर्मिनल होना चाहिए, अगर टर्मिनल एल्काइन अगर आपका आ जाता है तो उसका हाइड्रोजनेशन बच्चों इजीली पॉसिबल नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान देनी है, क्लियर? एसिड बेस की तरह एक्ट करेगा, ये आंसर है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलो हो जाएगी, ठीक, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया, चलो अब इसका बच्चों एक हम यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, जितना टाइम है उसने भी, ये प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, ठीक है, और आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर करी है। आज मैं क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा, ठीक है, अलग से, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप करना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन को ना हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन, एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोग जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कुछ कैटेगरीज को लेके, इसमें सिंपल बच्चों अगर आपको दे रखा है एल्कोहल RCH2OH, ठीक है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, RC डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, सिंपल से एल्डिहाइड बन जाएगा माइल्ड ऑक्सीडेशन जब होगा। अगर यहाँ पे आपको दे रखा है सपोज सेकेंड डिग्री अल्कोहल, तो वो भी ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, कीटोन बना लेगा, RC डबल बॉन्ड ONR, ठीक है। इसी तरीके से अगर बच्चों यहाँ पे आता है आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो आपका एल्कीन बनाता है, ठीक है, तो यहाँ से R3 ले लिया और बाकी यहाँ से आपका ले लिया मैंने C कार्बन के साथ OH, ठीक है, इस तरीके से ये थर्ड डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो उस केस में आपको यहाँ से मिलेगा एल्कीन, इलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन आपको अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो उस केस में आपका 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, एसिड एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन मिलेगा, और थर्ड डिग्री आता है तो वहां से आपको एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, तो इनको भी आपको बिल्कुल जानना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कई बच्चों लिखा है H2 के साथ हीट, डाई हाइड्रोजन के साथ हीट लिखा है, तो प्रॉपरली बच्चों ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड, अगर बच्चों कहीं लिखा भी पड़ा था कॉपर का, हमने पढ़ा था कॉपर के साथ टेम्परेचर पड़ा था लगभग 300 डिग्री सेल्सियस, आयरन के साथ, याद करो बच्चों, है ना, कॉपर और कॉपर था, आयरन था, उसके साथ मैंने फॉलो किया था रेड हॉट, तो वो भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मत मान लेना, ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों इसमें कहा था PCC,
वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसीसी बहुत बार डिस्कस करता है। पीसीसी है पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है? इस तरीके से बेंजीन होती है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है, ये होता है पाइरीडीन, ठीक है, दिस इज ए पाइरीडीन या नाइट्रोजन। और इसमें देखेंगे तो इसमें आपका क्लोरोक्रोमेट का मतलब क्या है, इसमें आपकी जो पोजीशन होती है वो इस पोजीशन पे क्या लगा होगा, यहाँ पे आपका क्रोमेट वाला सेक्शन लगा होगा, और क्रोमेट में यस क्या होगा, CrO3 और Cl, यही होगा, ठीक है, CrO3 एंड Cl, ये होता है पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीसीसी, ये भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है, यही प्रोसेस को फॉलो करेगा। एक बच्चों होता है कॉलिंस रिएजेंट, ठीक है, कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, वो होता है बच्चों पाइरीडीन होगा, ठीक है, और पाइरीडीन के साथ आपको प्रेजेंट होगा CrO3, किसके साथ होगा, CH2Cl2 के साथ। तो दिस इज कॉल्ड कॉलिंस रिएजेंट, और कॉलिंस रिएजेंट इज आल्सो ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों पीडीसी। पीडीसी क्या होता है, पीडीसी होता है आपका पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट, पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट, ये भी आपका होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला, तो देखो पाइरीडिनियम में क्या होगा, ये वाला सेक्शन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसके साथ क्या होगा, ये आपका यहाँ से ट्वाइस होता है, और बाहर आपका होता है Cl2O7, ठीक है, ये पूरा का पूरा Cl2O7। तो ये आपका पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट, ये भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है। तो इन एजेंट के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टीज करते क्या है। नेक्स्ट बच्चों आता है माइल्ड के अंदर जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट, साइंटिस्ट के नाम पे है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट बच्चों क्या होता है, तो ये होता है CrO3 इन एक्वस एसीटोन। एक्वस एसीटोन के साथ अगर बच्चों CrO3 प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट इज आल्सो ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या बच्चों कभी क्वेश्चन में MnO2 दे रखा है, ध्यान दो, MnO2 दे रखा है, तो ये बच्चों ऑक्सीडाइज तो करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, बट ये ऑक्सीडाइज कुछ कुछ डिफरेंट कंडीशन में करता है, कुछ अलग तरीके से कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। तो बच्चों ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करता है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। प्लीज ध्यान दो, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे MnO2 को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे के सारे रिजल्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला MnO2 तो आपको दिख ही रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस कैसी है, ठीक है। ओके, एलाइलिक और बेंजाइलिक के साथ, ये तो बच्चों हो आपके माइल्ड। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करने वाले, तो देखते हैं बच्चों, जिसमें आपका सबसे पहले पता है KMnO4 K2Cr2O7। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों आता है, तो उस केस में अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, तो अनडाउटली बेटा एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड तो बनेगा, बट एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बच्चों आपका एसिड बन जाएगा। तो रिजल्टेंट आंसर यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से आंसर मिलेगा आपका एसिड मिल जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, वो आपका चला जाएगा सीधा बच्चों एसिड के अंदर। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे मिलता है सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल बच्चों ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और कीटोन बच्चों कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में ही ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद अगर बच्चों आता है कार्बन के साथ आपका R3, देन आपका यहाँ से OH सेक्शन, ये आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ अनडाउटली बच्चों एल्कीन ही बनेगा। तो एल्कीन पहले वाले केस में मिल रहा था, यहाँ भी आपके एल्कीन का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो कौन कौन से हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला तो बच्चों आपको पता है KMnO4 है, ठीक है। KMnO4 अगर इसके साथ अगर एसिडिक मीडियम है, सेकेंड बच्चों KMnO4 के साथ अगर बेसिक मीडियम एल्कलाइन, तीसरा K2Cl2O7 के साथ अगर एसिडिक मीडियम है, फोर्थ क्रोमिक एसिड, ठीक है, क्रोमिक एसिड ये हो सकता है, या बच्चों हो सकता है कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। H2O4 नहीं आएगा, वो तो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखे हैं,
ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो आपको अल्कोहल को अगर 1 डिग्री होगा तो एसिड में चेंज करेगा, सेकेंड डिग्री होगा तो कीटोन में चेंज करेगा, थर्ड डिग्री हुआ तो एल्कीन में चेंज करेगा। तो ये कुछ हमारे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, K2Cr2 जो 7 है वो एसिडिक मीडियम में चेंज किस में होता है? भाई K2Cr2 7 का कलर क्या होता है? K2Cr2 7 का जो कलर होता है वो क्या होता है? K2Cr2 7 बच्चों होता है ऑरेंज कलर का। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। और एसिडिक मीडियम में आएगा, हालांकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? K2Cr2 7 का +6 होता है यहाँ पे। और एसिडिक मीडियम आएगा तो ये कन्वर्ट होता है बच्चों Cr+3 के साथ, Cr+3। और ये होता है बच्चों ग्रीन कलर का, है ना? ग्रीन करेला आपको पढ़ाया था नोटिंग वाले बच्चों को, यस ग्रीन करेला। तो मतलब ये Cr+3 याद करने का तरीका था। तो यहाँ पे आपका चेंज ऑरेंज से ग्रीन में चेंज होता है इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 की बात करें तो MnO2 ब्राउन कलर, पता है आपको MnO2 ब्राउन कलर में चेंज होगा। KMnO4 कैसा कलर होता है? पर्पल कलर। KMnO4 कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो यहाँ से। ये MnO2 में कन्वर्ट होता है और ब्राउन कलर आपका यहाँ पे डिफाइन करता है। क्लियर है बच्चों? बेसिक मीडियम में ब्राउन कलर आपका डिफाइन करेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? सभी को समझ में आ गया? चलो, मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप जरा उनको सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से CH2OH, नेक्स्ट CHOH, नेक्स्ट है आपका CH2OH। इसके साथ बच्चों लिखा है मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज इन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। यहाँ से आंसर क्या बनेगा? सेकेंड बोलता हूँ मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ से दोनों जगह से आंसर क्या बनेगा? क्या सेम आंसर बनेगा? सेम नहीं बनेगा, डिफरेंट आंसर बनेगा। वो आप देख लेना, दोनों जगह से आपका जो आंसर होगा वो डिफरेंट बनेगा। अगर स्मॉल अमाउंट में चाहिए होगा तो क्या बनेगा, अगर एक्सेस में चाहिए होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, दोनों को आपको ट्राई करना है। मैग्नेटिज्म ध्यान रखना, अगर स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है तो वो क्या करता है? स्मॉल अमाउंट में चाहिए होगा तो बच्चों वो क्या करेगा? OH को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, वहां से 2 आयोडीन ओवरलैप करेंगे, उनको बाहर निकाल देगा, तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा I2 बाहर निकल के। ठीक है, आपको मिलेगा एलाइल आयोडाइड मिलेगा, और फिर आप देख लेना कैसे की रिएक्शन और भी परफॉर्म होगी। ठीक है, ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। कल बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ और अदर मैकेनिज्म की तरफ। तो आज हम इसको यहीं रखते हैं।